नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, नेशनल एडिशन है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। कारगिल में पहली बार रात में उतरा विमान। ये वायुसेना ने C-130J हरक्यूलिस को उतार कर दुश्मन को दिया संदेश। यह आप देखते हैं कि हवाई पट्टी चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी है और रात में लैंडिंग महत्वपूर्ण उपलब्धि और वायुसेना का नया कीर्तिमान भी है। लेह में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर पहले से नाइट लैंडिंग कर रही है वायुसेना हमारी। और चीन और पाकिस्तान से की षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए वायुसेना ने आप देखिए कारगिल हवाई अड्डे पर पहली बार रात में मालवाहक C-130 को उतारा है। और ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। देखिए पहले आप देखते थे कि लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। 370 और 35 से हटने के बाद दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें कि हर क्यूलिस की खासियत क्या है, तो 19 टन सामान को लोड कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। बिना तैयार रनवे या छोटी पट्टी से भी उड़ान भरने और लैंडिंग में सक्षम है। 4 रॉयल्स राइस ए 2100D 3 टर्बो प्रॉप इंजन के जरिए चलता है और विमान एक घंटे में 644 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। और पाकिस्तान और पड़ोसी हो हमारे, चाइना जैसे पड़ोसी हो, तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होता है। सैनिक गोला बारूद तोप व टैंक भी पहुंचाए जा सकते हैं यहाँ। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला का होगा नामकरण। अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में शास्त्रीय विधान के अनुरूप रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है और इसके लिए वाराणसी से वैदिक आचार्य आए हैं। और प्राण प्रतिष्ठा संस्कार पूर्ण होने के पहले ही रामलला का विधिवत नामकरण संस्कार किया जाएगा और इसके बाद ही दीक्षा संस्कार संपन्न होगा। और इस दोनों संस्कारों को संपादित करने वालों के नामों पर चर्चा चल रही है। ये आपने देखा है कि मोदी के अपमान पर भड़का भारत। 4000 भारतीयों ने रद्द कराई मालदीव की होटल बुकिंग, बस 3000 ने कराई हवाई टिकटें। ये भी आपने देखा है कि मालदीव की जो सत्ता में है अभी, ये है देखिए जो नई सत्ता बनी हुई है चाइना के पक्ष में ज्यादा दिखती है, भारत के खिलाफ दिखती है। और इससे पहले जो राष्ट्रपति थे वो भारत के पक्ष में दिखते थे। तो अभी मोदी साहब पर टिप्पणी की थी ट्विटर पर, एक्स पर, तो कई 3 को निलंबित भी कर दिया गया है। भारतीय आपत्ति पर मालदीव ने पीएम पर टिप्पणी करने वाले 3 मंत्री निलंबित किए। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर उपवास उड़ाने पर जोकर भी कहा था, आप देखेंगे प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री को। भारतीयों की सख्त प्रतिक्रिया। मालदीव के मंत्री माजिद ने कहा कि मालदीव की बराबरी नहीं कर सकता लक्षद्वीप। यह दुनिया में पहला मामला है जब किसी अन्य देश के नेता पर टिप्पणी पर मंत्री निलंबित किए गए हैं। और मालदीव भी जानता है कि बिना भारत के संभव नहीं है, इसलिए उसे भी लग रहा है कि करना चाहिए। 4 जनवरी को पीएम मोदी ने अपनी लक्षद्वीप दौरे के अनुभव को एक्स पर साझा किया था, ट्विटर पर। और इसमें लिखा था कि जो लोग रोमांचकारी अनुभव लेना चाहते हैं लक्षद्वीप उनकी सूची में जरूर होना चाहिए। उन्होंने लक्षद्वीप को पर्यटन का बेहतर विकल्प बताया, हालांकि उन्होंने मालदीव का नाम नहीं लिया था। इसके बाद मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों और कई अन्य नेताओं ने मोदी को घेरा। मंत्री माजिद ने कहा था कि मालदीव की बराबरी नहीं कर सकता लक्षद्वीप। एक अन्य ने कहा था कि हमसे प्रतिस्पर्धा करने का विचार भ्रम है, वह हमारे द्वारा प्रदान किए जाने वाले सेवा कैसे प्रदान कर सकते हैं, वह इतने साफ कैसे हो सकते हैं। कमरों में आने वाली गंध सबसे बड़ी दिक्कत है। माले में भारतीय उच्चायुक्त ने मुद्दे को वहां की सरकार के समक्ष उठाया और आपत्ति दर्ज कराई। मालदीव के विदेश मंत्री मंत्रालय ने इन बयानों से अपने को अलग कर लिया। मोदी के अपमान पर हजारों भारतीयों ने मालदीव की होटल बुकिंग रद्द करते हुए हवाई टिकटें भी रद्द की थी। प्रमुख हस्तियों ने कहा कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लक्षद्वीप जाओ। इसके बाद रविवार देर शाम टिप्पणी को करने मंत्री मरियम सिवना और मालसा शरीफ और महजूम माजिद निलंबित कर दिए गए हैं। और मालदीव की आर्थिकी की पूरी तरह पर्यटन पर आश्रित है, ये बात आप लोग जान लीजिए। और अगर पर्यटन क्षेत्र बंद होगा तो नुकसान होगा उसे। विगत साल कुल पर्यटकों में 2.09 लाख की भारतीय की संख्या सर्वाधिक थी इसमें, तो ये जरूर जान लीजिए। मालदीव मालेस की राजधानी आपको देखने को मिलेगी। देखिए हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आपको मालदीव देखने को मिल जाएगा।
ईवीएम सहित चुनाव से जुड़े दुष्प्रचार पर सख्ती से पेश आएगा निर्वाचन आयोग। इंटरनेट मीडिया पर ऐसी पोस्ट और संदेशों को लेकर जारी करेगा फैक्ट चेक और डिस्क्लेमर। शुरू हुआ काम, बेनाम इंटरनेट मीडिया अकाउंट को बंद करने सहित कार्रवाई की तैयारी है और छवि बिगाड़ने का दर्ज हो सकता है केस, आप देखेंगे। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना, उसी को लेकर आप देखें तरह तरह की बातें हो रही हैं। और निर्वाचन आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल करता है ना, उसी की बात हो रही। पीजी मेडिकल में प्रवेश के लिए सिर्फ ऑनलाइन होगी काउंसिल। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने कहा है कि मेडिकल यानी कि पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग अब सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगी। कॉलेजों को प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए फीस पहले ही घोषित करनी होगी। और आयोग ने आप देखते हैं कि स्पष्ट किया है कि कोई भी कॉलेज अपने आप अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं देगा। और देश में सभी चिकित्सक संस्थानों के लिए मेडिसिन में पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कॉमन काउंसिल सिर्फ संबंधित परीक्षाओं की योग्यता सूची के आधार पर होगी। कुछ लोग 80 वर्ष से अधिक उम्र में भी नहीं चाहते हैं, आप देखते हैं कि रिटायर्ड। ये राकापा नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने ये कहा है। चाचा शरद पवार पर आप देखिए कटाक्ष किया हुआ है। नागरिक प्रथम, गरिमा प्रथम और न्याय प्रथम की भावना से बनाए तीनों नए कानून, ये आप देखिए मोदी साहब करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा है कि तीनों नए आपराधिक न्याय कानूनों को नागरिक प्रथम, गरिमा प्रथम, न्याय प्रथम की भावना से बनाया गया है। पुलिस को डंडे के बजाय डाटा पर ज्यादा जोर देना चाहिए। पुलिस महानिदेशकों एवं पुलिस महानिरीक्षकों के 58वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा है और पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस करना होगा ताकि वे कभी भी और कहीं भी बिना किसी भय के काम कर सकें। बांग्लादेश में विपक्ष के बहिष्कार के बीच हसीना को 2/3 बहुमत 40% मतदान हुआ है। बांग्लादेश में छिटपुट हिंसा के साथ 15 अन्य दलों के साथ बीएनपी ने किया इस आम चुनाव का बहिष्कार। देख लीजिए, आप देखेंगे बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, ये आप देखेंगे मेघालय हो गया, आपका त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 में बना था ये देश, ठीक है। तो वहां आप देखेंगे चुनाव हुआ। आईआईएम अहमदाबाद में ग्राम विकास प्रबंधन का प्रशिक्षण लेंगे प्रधान। 15 से 19 जनवरी तक पहले बैच को किया जाएगा प्रशिक्षित। पंचायती राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल करेंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत। युवा जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए पंचायती राज मंत्रालय की विशेष पहल है। गांव का संपूर्ण विकास और पारदर्शी व्यवस्था के लिए उठाया जा रहा है एक कदम। अच्छी बात है। 25 से आप देखिए 50 वर्ष होगी प्रशिक्षार्थियों की उम्र, ये भी बढ़िया बात है। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। डीपीआर अनुमान से 8% अधिक यात्री मेट्रो से कर रहे हैं सफर। 2022 में मेट्रो ने बचाया 2.50 लाख टन ईंधन। प्रदूषण कम करने में भी मददगार बना हुआ है। ये डीयू में फीस माफ के लिए 10 तक करें आवेदन। चमकाया जाएगा लाल किला का दीवान ए आम। 10 साल पहले काले पड़ रहे संगमरमर के मंच को कांच से ढका गया था, जिन्हें हटाया गया है। चलिए, अच्छी बात है। 1647 में लाल किला के उद्घाटन के समय मुख्य आयोजन दीवान ए आम में हुआ था, समझ रहे हैं? तो उसी की बात हो रही। अब शाहजहां के बैठने वाले मंच पूरी तरह से साफ दिखाई देता है इससे। श्रीकांत शिंदे, सुकांत सहित 5 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार। इनके ये भाजपा के सुकांत मजूमदार और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे सहित 5 लोकसभा सदस्यों को इस साल संसद रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें
22 वर्षों में पहली बार आज ब्रिटेन जाएंगे भारतीय रक्षा मंत्री। 2 दिवसीय ब्रिटेन दौरे में राजनाथ सिंह का द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर होगा जोर। और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट साप्स और पीएम ऋषि सुनक से करेंगे मुलाकात। अमेरिका को पछाड़कर दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनने जा रहा है भारत। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने जानकारी दी। भारत ने 9 सालों में आप देखिए 20 शहरों में 895 किलोमीटर की मेट्रो लाइनें चालू की हैं। देश भर में ब्लॉक व पंचायती स्तर पर नेटवर्क स्थापित करेगा मौसम विभाग। एफटीए के जरिए भारत से जुड़ना चाहता है पूरा विश्व। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि महिलाएं काम करेंगी तो जीडीपी को होगा दोगुना फायदा। बिल्कुल सही बात है। आप देखते हैं, अब आप सोचिए कि एक रथ होता है तो उसके 2 पहिए हैं, पुरुष और महिला। अब आप देखिए पुरुष करेगा आधा ही तो करेगा, आधा ही काम तो करेगा। जब तक आप देखते हैं पहिया दूसरा नहीं होगा, चलेगा कहाँ से? तो जरूर, बिल्कुल सही बात है। डीजीसीए के प्रस्तावित नए नियमों से पायलट को होगी सुविधा, सिंधिया कह रहे हैं। ये आप देखें, नागरिक उड्डयन आवश्यकता पर गौर किया गया इसमें, आप देखिए। और पायलटों को 48 घंटे का न्यूनतम साप्ताहिक आराम दिया जाए। फिलहाल आराम की अवधि 36 घंटे थी। और डीजीसीए ने नवंबर 2023 में चालक दल की सेवा नियमों में बदलाव प्रस्तावित किया। इसके तहत CAR में ड्यूटी अवधि, निर्धारित आराम अवधि से संबंधित बदलाव प्रस्तावित किए गए। राम मंदिर बन रहा गया ना अयोध्या में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लंबे समय तक एक कानूनी प्रक्रिया चली, विवाद चला, तो वही सब बातें हो रही हैं। वेड इन इंडिया डेस्टिनेशन से पहाड़ की आर्थिकी को मिलेगा संबल। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी की अपील को धरातल पर उतारने का कार्य हुआ आरंभ। और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का सृजन भी होगा इससे। हिट एंड रन पर प्रहार। भारत में हिट एंड रन के बढ़ते मामले एक बड़ी समस्या है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सड़क दुर्घटना में होने वाली करीब आधी मौतें हिट एंड रन की वजह से होती हैं। इस समस्या का सबसे खतरनाक अमानवीय पक्ष यह है कि दुर्घटना में शामिल या दुर्घटना के लिए जिम्मेदार वाहन का ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है और इससे पीड़ित को समय से मदद नहीं मिल पाती और ऐसे लोगों को भी जान गंवानी पड़ती जिनकी जान बचाई जा सकती थी। हिट एंड रन में जान गंवाने वालों में कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने परिवार के लिए आजीविका कमाने वाले अकेले सदस्य होते हैं। सरकार ने हिट एंड रन के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए नया कानून बनाया। कानून में दुर्घटना पीड़ित को सड़क पर मरने के लिए छोड़कर भाग जाने पर आप देखिए 10 साल की सजा का प्रावधान है। और सरकार का कहना है कि इस समस्या पर अंकुश के लिए लंबे समय से एक सख्त कानून की मांग की जा रही थी। नया कानून हिट एंड रन जैसी भयावह समस्या पर काबू पाने में कितना कारगर साबित होगा, यह पड़ताल का मुद्दा है। और देखिए ड्राइवरों का ये कहना है कि अगर हम वहां रुके तो भीड़ जो आती है ना आक्रोशित, वो हमें मार डालेगी। उनकी भी अपनी तर्क है। हिट एंड रन में हर दिन होती है करीब 140 लोगों की मौत। देश में हिट एंड रन के मामलों में प्रतिदिन 140 लोग अपनी जान गंवाते हैं। घंटे के हिसाब से करीब 6 लोगों की जान हिट एंड रन की वजह से जाती है। ये आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं। और इस घटना का सबसे खतरनाक और अमानवीय पहलू यह है कि हिट एंड रन के लिए जिम्मेदार करीब 50% वाहनों को पुलिस ट्रेस नहीं कर पाती, यानी घटना के लिए जिम्मेदार ड्राइवर घटनास्थल से फरार हो जाते हैं। जब वाहन ट्रेस नहीं हो पाते हैं तो पीड़ितों के परिजनों को अदालतों से न्याय और मुआवजा भी नहीं मिल पाता है और पीड़ितों के परिवारों को पूरी जिंदगी इस घटना का दुष्परिणाम सामना करना पड़ता है। अज्ञात वाहनों कहर ये 47% सड़क दुर्घटनाओं में होती है। मौतों के लिए अज्ञात वाहन जिम्मेदार। 668 लोगों की जान ली अज्ञात वाहनों ने 2022 में। 1104 लोग घायल हुए अज्ञात वाहनों की टक्कर से। चलिए ये आंकड़े हैं, देख सकते हैं आप लोग। नया कानून सही दिशा में उठाया गया कदम। ये कहा जा रहा है डीएनए की तरह हो पुलिस की जांच। अब देखिए अपने अपने सबके मामले हैं और चल रहा है। देश के चर्चित हिट एंड रन मामले देख लीजिए। ये 1999 में संजीव नंदा हिट एंड रन मामला। दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में 10 जनवरी 1999 को BMW E38 ने
6 लोगों की जान ले ली थी। इसमें 3 पुलिस अधिकारी थे। जांच से पता चला कि कार संजीव नंदा चला रहे थे। संजीव नंदा पूर्व नेवी चीफ के पोते और आर्म्स डीलर सुरेश नंदा के बेटे हैं और वे पार्टी से वापस आ रहे थे और उनके साथ सिद्धार्थ गुप्ता और मानिक कपूर थे। 2002 में सो रहे लोगों पर सलमान ने चढ़ाई थी गाड़ी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान 2002 में हिट एंड रन के हाई प्रोफाइल मामले में शामिल रहे थे। सलमान पर आरोप था कि उन्होंने मुंबई फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सलमान खान को 2015 में दोषी पाया गया था। बाद में इस मामले में बरी भी हो गए थे। 2015 के शराब के नशे में मारी टक्कर। 2015 में जानी मानी वकील जानवी गढ़कर मुंबई में एक हिट एंड रन मामले में शामिल पाई गई थी। इस मामले में 2 लोगों की मौत हो गई थी। वे शराब के नशे में कार चला रही थी। उन्होंने एक टैक्सी को टक्कर मार दी थी। इस घटना ने शराब पीकर कार चलाने के खतरे की ओर ध्यान दिया था। 2016 में मर्सिडीज की टक्कर में गई थी जान। 2016 में मर्सिडीज कार ने सिद्धार्थ शर्मा नाम के एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी। घटना में पीड़ित की मौत हो गई थी। कार के ड्राइवर की उम्र 18 साल से सिर्फ 4 दिन कम थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित को नाबालिग माना और नाबालिग की लापरवाही से ड्राइविंग करने का इतिहास रहा है। क्या है नया कानून? तो हाल में सरकार ने हिट एंड रन मामले पर अंकुश लगाने के लिए नया कानून बनाया है। इसमें सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में जिम्मेदार ड्राइवर अगर मौके से भागने का प्रयास करता है तो ऐसे मामले में 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। हालांकि कानून को अच्छी मंशा के साथ लागू किया गया, लेकिन बड़ी संख्या में ड्राइवर इसके विरोध में उतर आए और परिवहन सेवाएं ठप कर दी। सरकार ने ड्राइवरों के साथ बातचीत के बाद अगली बैठक तक इस कानून को लागू ना करने का फैसला किया है। चलिए, तो वही बातें हो रही हैं। गर्भवती नहीं होने पर महिला के निकाले अंडाणु, ये राजस्थान की घटना है। ये आप देखते हैं, इस तरह की मानसिकता अभी भी बनी हुई है हमारे देश में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्टोन क्रशिंग इकाइयों से होने वाली प्रदूषण पर वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर डाटा प्राप्त करने को कहा। कोर्ट ने पूछा, क्या ऐसी इकाइयों के संचालन के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता है? अब आप देखिए, ये संपादकीय पाठ है और यहाँ से आप लोगों को प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद मिलती है। आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं आप लोग, तो ये जरूर ध्यान से पढ़ा करिएगा। घरेलू पर्यटन को मिले प्रोत्साहन। नववर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के लक्षद्वीप दौरे ने एक नई बहस छेड़ दी है। चीन की गोद में बैठी मालदीव की नई सरकार, वहां के तमाम लोग इसे अपने पर्यटन उद्योग को चुनौती के रूप में देख रहे हैं और इससे उपजी बोझ खींच के चलते मालदीव के कुछ जिम्मेदार लोगों द्वारा इंटरनेट मीडिया पर भारत और भारतीय नेताओं की प्रति गैर जिम्मेदार एवं अपमानजनक टिप्पणियां तर्क कर दी हैं। हालांकि रविवार को मालदीव सरकार द्वारा इसे कुछ लोगों की निजी राय बताकर उन पर कार्रवाई कर पलड़ा झाड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि इसके चलते तमाम भारतीय पर्यटकों द्वारा मालदीव के दौरे रद्द किए जाने लगे। पर्यटन ही मालदीव की आय का सबसे बड़ा स्रोत भी है। इस पूरे घटनाक्रम से घरेलू पर्यटन के मुद्दे को नए सिरे से धार देने का काम किया है। मालदीव से इतर भी इस मुद्दे पर विमर्श आवश्यक है। दरअसल जब लोग सैर सपाटे के लिए विदेश जाते हैं तो इससे उनके देश पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और आर्थिक मोर्चे पर देखें तो देश की धनराशि तत्काल बाहर जाती है और जो देश में ही रहकर स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन और अंततः जीडीपी को बढ़ाती है। विदेशी पर्यटन पर खर्च से न केवल घरेलू आर्थिक गतिविधियों की गति बढ़ाने का अवसर गवा दिया जाता है, बल्कि व्यापार घाटा भी बढ़ सकता है। वहीं घरेलू पर्यटन स्थलों का अपेक्षित दोहन नहीं होने से उन क्षेत्रों में संभावित निवेश प्रभावित होता है और वहां विकास गतिविधियां थम सकती हैं, जिससे स्थानीय आर्थिकी सिकुड़ सकती है। परिणाम स्वरूप बुनियादी ढांचे और सेवाओं के स्तर में गिरावट आ सकती है। सामाजिक सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से भी विदेशी पर्यटन के गहरे निहितार्थ हैं। राष्ट्रीय पहचान, गौरव पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं। जब लोगों का देश के प्रमुख स्थलों, इतिहास, संस्कृति और विरासत के प्रति बोध कमजोर होता है तो अगली पीढ़ियों को उस भाव का अपेक्षित हस्तांतरण नहीं हो पाता है। पर्यटकों की आवक कमी से राजस्व भी घटता है, जिससे स्थलों के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संरक्षण की मुहिम को झटका लगता है। निसंदेह विदेशी पर्यटन से लोगों का नजरिया व्यापक होने के साथ ही विश्व को लेकर बेहतर समझ बनती है, किंतु उस पर अत्यधिक जोर से आर्थिक एवं सांस्कृतिक नुकसान के साथ ही देश की बेहतरी और पहचान को झटका लगने का जोखिम बढ़ जाता है। बीमा कंपनी एको और बाजार अनुसंधान फर्म यूगोब की एक हालिया
अनुसार भारतीयों के विदेशी घूमने की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है। जहां 60% सैलानियों की योजना विदेश घूमना रहा है, तो 10% पर्यटक घूमने के उद्देश्य से केवल विदेश को ही वरीयता दे रहे हैं। महामारी की कई बंदिशों के बावजूद यह रुझान बढ़ने पर है, जो पर्यटन व्यवहार से बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता, सहूलियत और भीड़भाड़ से बचना जैसे पहलू इसमें प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। इसके कारण गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, राजस्थान के मुकाबले दुबई, मालदीव, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और बाली जैसे विदेशी स्थल पर्यटकों की पसंद बन गए हैं। खर्च में भी बड़ा अंतर है। जहां विदेशी पर्यटकों पर 1 लाख से 6 लाख रुपए के बीच खर्च किया जाता है, तो करीब 55% घरेलू पर्यटक अपना सैर सपाटा 1 लाख रुपए से कम खर्च में निपटाते हैं। इस रुझान को पलटने के लिए भारत को व्यापक प्रयास करने होंगे। अपने पर्यटन स्थलों का चतुर्दिक विकास करना होगा और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को साझा रणनीति बनानी होगी। टूर गाइड, बच्चों के लिए आकर्षक गतिविधियां, खान पान और सांस्कृतिक सहभागिता पर ध्यान देना होगा। साफ सफाई, सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ने से भी पर्यटक आकर्षित होंगे। ऐतिहासिक स्थलों को भी और आकर्षित बनाने के प्रयास उपयोगी होंगे। भारत की वैश्विक छवि को चमकाने में मार्केटिंग और इंटरनेट मीडिया का भी लाभ उठाया जाए। इस मामले में मध्य प्रदेश द्वारा चलाए गए एमपी गजब है सबसे अलग है, और हिंदुस्तान का दिल देखो जैसे अभियानों ने लोगों के मानस पर गहरी छाप छोड़ी है थी, और किसी क्षेत्र विशिष्ट पहलुओं और सांस्कृतिक समृद्धि के समावेश वाले ऐसे अभियान बहुत प्रभावी होते हैं। अन्य राज्यों को इससे सीख लेनी चाहिए। याद रहे कि स्वागत, सत्कार और सुरक्षा ऐसे पहलू हैं जो पर्यटकों को किसी स्थान पर दोबारा जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भारत के बहुरंगी उत्सव त्योहार से भी पर्यटकों को लुभाया जा सकता है। घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की योजना 50 नए पर्यटक अनुकूल केंद्र विकसित करने की है, और उसके लिए कनेक्टिविटी और सुरक्षा पर जोर है। रेलवे नेटवर्क, हवाई अड्डों का विकास और बुनियादी ढांचा विकसित हो रहा है। देखो अपना देश और स्वदेश दर्शन योजना जैसी पहल के मूल में घरेलू पर्यटन को बढ़ाना ही है, और थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट भी इसी उद्देश्य की आपूर्ति के लिए विकसित किया जा रहा है। और इसी कड़ी में इको पर्यटन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अमृत धरोहर जैसी पहल की गई है। राज्य सरकार को भी इसके लिए अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करने होंगे। स्थानीय कला उत्पादों के आधार पर भी पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं, और आप देखिए उन्हें सैलानियों की सुविधाओं के साथ ही सुरक्षा, विशेषकर दूर दराज के इलाकों में उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करना होगा। पर्यटन के स्तर पर नागरिकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। हम विदेश में तो आप देखिए कड़े नियमों का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नियम तोड़ते रहते हैं। खासकर गंदगी फैलाने के मामले में यह बहुत आम है। इस प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। पर्यटकों के साथ बहुत शालीनता से पेश आना होगा। याद रहे कि सबका साथ सबका विकास में सबका प्रयास जैसी पहलू भी समाहित। भारत का पर्यटन क्षेत्र विपुल संभावनाओं से भरा है। इससे जुड़ी संभावनाओं को भुनाने से न केवल हमारी विरासत सशक्त होगी, बल्कि आर्थिक वृद्धि और सांस्कृतिक संरक्षण के साथ ही राष्ट्रीय गौरव भी बढ़ेगा। देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद के प्रमुख हैं, और सिन्हा परिषद में OSD अनुसंधान है। इन्हें दोनों को आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। और देखिए आप देखेंगे जो सुविधाएं उन्हें मालदीव में मिल रही हैं, सिंगापुर में मिल रही हैं, दुबई में मिल रही हैं, वो अगर भारत में उपलब्ध हो जाए पर्यटकों को, हमारे देश के लोगों को, तो वो वहां क्यों घूमने जाएंगे? ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। कर सुधारों का सार्थक असर। पिछले दिनों वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर के मद्देनजर 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2023 तक रिकॉर्ड 8.18 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 9% अधिक है। और इसी प्रकार अप्रत्यक्ष कर के मद्देनजर वस्तु एवं सेवा कर 2017 में आया था ना, GST का संग्रह 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2023 तक 14.97 लाख करोड़ रुपए रहा है। यहाँ पिछली वित्त वर्ष की अवधि के मुकाबले 12% अधिक है। वास्तव में देश में तेजी से बढ़ते उद्योग धंधे, सेवा क्षेत्र, शेयर बाजार और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति के कारण टैक्स संग्रह में यह वृद्धि हो रही है। कर संग्रह में वृद्धि से बुनियादी ढांचे और सामाजिक सेवाओं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार की क्षमता बढ़ती है। बढ़ता कर राजस्व न केवल अर्थव्यवस्था के नवनिर्माण में मदद करता है, बल्कि यह सरकार को अपने करदाताओं के प्रति जवाबदेह भी बनाता है, और साथ ही यह बेहतर योजना और बजट बनाने में मदद करता है। इससे टैक्स स्लैब और दरों को कम किया जाने की संभावना भी खुलती है। प्रत्यक्ष कर का मतलब ऐसे कर से है जो सीधा किसी व्यक्ति की आय, संपत्ति या अन्य मदों पर लगाया जाता है, और सरकार की आय में प्रत्यक्ष करों के तहत आयकर सबसे प्रमुख कर है। देश में अंग्रेजों ने 1922 में आयकर की शुरुआत की थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पटरी से उतरी देश की अर्थव्यवस्था के लिए राजस्व जुटाने के मद्देनजर आयकर अस्थायी रूप में लागू किया गया था। तब से ही आयकर सरकार की आय का महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है।
पिछले एक दशक के दौरान आप देखिए आयकर कानून में कई अहम सुधार किए गए हैं और इनमें करदाताओं के लिए पहचान रहित फेसलेस अपील व्यवस्था, करदाता चार्टर और पहचान रहित समीक्षा फेसलेस असेसमेंट जैसे बड़े सुधार प्रमुख हैं। और इसके अलावा नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए ऐसे लोगों की पहचान की जाती है जिन्होंने बड़ी राशि का लेन देन किया है लेकिन आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इनकम टैक्स विभाग ने आय और लेन देन के आधार पर प्रोजेक्ट इनसाइड भी लॉन्च किया है जिसका लक्ष्य लोगों को टैक्स देने के लिए प्रेरित करना है। इससे जहां आयकर दाताओं को सुविधा मिली है वहां आयकर दाताओं की संख्या बढ़ाने में भी मदद मिली है। इस कारण आज अधिक संख्या में भारतीय आयकर के दायरे में आए हैं। वित्त वर्ष 2023-14 में 3.05 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न भरा था। आयकर संग्रह करीब 2.38 लाख करोड़ था। वहीं 2022-23 में आयकर रिटर्न का यह आंकड़ा बढ़कर 7.40 करोड़ हो गया और आयकर संग्रह में तेजी से बढ़कर करीब 9.60 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। अब चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2023 के बीच रिकॉर्ड 8.18 करोड़ आयकर रिटर्न भरे गए हैं और रिकॉर्ड आयकर भी प्राप्त होगा। आयकर के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी उभर कर सामने आ रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में देश के करीब 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 2.24 करोड़ लोगों ने आयकर दिया। समझ रहे हैं आप लोग? और साथ ही देश में शून्य आयकर देनदारी वाले ITR की संख्या भी बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में आप देखिए 5.16 करोड़ हो गई है। इसका मतलब यह है कि कुल भरे गए ITR में करीब 70% ITR शून्य आयकर देयता से संबंधित है। जिस तरह देश में आयकर कानून में सुधार से आयकर दाताओं की आप देखिए संख्या और आयकर राशि में इजाफा हुआ, उसी तरह अप्रत्यक्ष करों में ऐतिहासिक सुधार कर वस्तु सेवा कर लागू हुआ है। और इसके तहत आप देखिए केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर लगने वाले 17 केंद्रीय और राज्य स्तरीय टैक्स के साथ साथ करीब 23 अलग अलग तरह के उपकरों को समाहित किया गया है। और GST लागू होने के पूर्व वित्त वर्ष 2016-17 में विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के संग्रह से करीब 8.63 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। GST लागू होने के बाद वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रत्यक्ष कर संग्रह 18.10 लाख करोड़ हो गया है। यह वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 22% अधिक है और 31 दिसंबर 2023 तक आप देखिए 14.97 लाख करोड़ रुपए का GST संग्रह हो चुका है। और निसंदेह कर सुधारों से देश में आयकर और GST संग्रह में आशातीत वृद्धि हुई है, लेकिन अभी इसमें बढ़ोतरी की बहुत संभावना है। केंद्र सरकार द्वारा कुल कर संग्रह में आयकर का हिस्सा केवल लगभग 15% है। और यदि हम आयकर संबंधी आंकड़ों का अध्ययन करें तो पाते हैं कि वेतनभोगी लोगों द्वारा दिया गया कुल आयकर पेशेवरों और कारोबारियों द्वारा चुकाए गए कुल आयकर से करीब 3 गुना अधिक होता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि असंगठित यानी कि अनौपचारिक सेक्टर में काम करने वाले कई लोग या तो आयकर नहीं देने का प्रयास करते हैं या फिर बहुत कम आयकर देते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनकी आमदनी का सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसी तरह GST चोरी रोकने के प्रयास करने होंगे। अभी कई कारोबारी फर्जी बिल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा रहे हैं। टैक्स चोरी रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी प्रभावी बदलाव करने चाहिए और GST दरों को कम करने के साथ आप देखिए GST स्लैब को भी तर्कसंगत बनाना चाहिए। अब समय आ गया है कि पेट्रोलियम उत्पादों को भी GST के दायरे में लाया जाए। निसंदेह ऐसे प्रयासों से ही सरकार को आयकर और GST की अधिक प्राप्ति होगी और इससे सरकार विकसित भारत के लिए अधिक रणनीतिक कदम बढ़ा सकेगी। लेखक एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च इंदौर के निदेशक हैं डॉक्टर जयंती लाल भंडारी के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। विश्वास धर्म ग्रंथों में वर्णन विश्वास फलदायकम, अर्थात किसी बात वस्तु आस्था या धर्म पर विश्वास से ही फल की प्राप्ति होती है। श्री रामचरितमानस में सिद्धा विश्वास को भवानी शंकर कहकर वंदना की गई है। विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर मन में विश्वास है तो कठिन से कठिन डगर पर भरोसे के साथ आगे बढ़ना संभव है। अगर विश्वास नहीं है तो जीवन की किसी राह में उठाया गया कदम डगमगा सकता है। यदि मन में विश्वास है कि कहीं कोई है तो जो हमारी मदद कर रहा है तो व्यक्ति कहीं पर कुछ भी करने में समर्थ हो जाता है। अगर विश्वास नहीं है तो आप देखिए वह धरातल कमजोर प्रतीत होता है जिस पर व्यक्ति खड़ा होता है। चलिए अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, यह अच्छा है कि पंचायती राज मंत्रालय ने देश भर की पंचायतों के युवा जनप्रतिनिधियों और साथी अधिकारियों को नेतृत्व एवं प्रबंधन का प्रशिक्षण IIM जैसे संस्थाओं से दिलाने का निर्णय लिया है और इस निर्णय के तहत IIM अहमदाबाद में पहले बैच का प्रशिक्षण इसी माह आरंभ होने जा रहा है।
इसी तरह का प्रशिक्षण ग्राम प्रधानों को भी दिलाया जाएगा। इतना ही नहीं, योजना यह भी है कि पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ग्राम प्रधानों को अन्य संस्थाओं से भी उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। चूंकि सभी पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम प्रधानों को IIM संस्थानों से प्रशिक्षण देना आसान नहीं है, इसलिए ऐसी भी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे चरणबद्ध तरीके से अन्य पंचायती प्रतिनिधियों और ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। और इस कार्य में सफलता तभी मिलेगी जब जब सभी राज्य सरकारें ऐसे प्रशिक्षण के प्रति सकारात्मक रवैये का परिचय देंगी। देश के विकास क्षेत्रों के विकास के लिए ग्राम प्रधानों से लेकर पंचायतों के प्रतिनिधियों को एक ओर जहां पारदर्शी तरीके से काम करने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर इसकी भी कि वे राज्य और केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधनों का बेहतर ढंग से उपयोग करें। अनेक ग्राम प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने कार्यों से अनुकरणीय उदाहरण पेश किए हैं। बहुत से ऐसे गांव हैं जिनका एक बड़ी हद तक कार्याकल्प हुआ है, लेकिन तमाम गांव ऐसे भी हैं जहां पर्याप्त धन उपलब्ध कराए जाने के बावजूद अपेक्षित कार्य नहीं हो सके। एक ऐसे समय जब राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकारें ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त धनराशि दे रही, तब यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आप देखते हैं कि गांवों का सही तरह से विकास हो। और वास्तव में गांवों को केवल उन शहरी सुविधाओं से लैस करने की ही आवश्यकता नहीं है जिनके अभाव में लोग शहरी इलाकों की ओर पलायन करते हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की भी है। हमारे नीति नियंता इसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि नागरिक सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आदि कारणों से गाँव से शहरों की ओर पलायन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इस सिलसिले को थामने की आवश्यकता है। और इसमें तभी सफलता मिलेगी जब गांव सुविधा संपन्न होंगे और वहां का पूरा ढांचा तैयार बेहतर होगा। जितना शहरों के संदर्भ में आप देखते हैं कि यह आवश्यक है कि वे सुनियोजित विकास को प्राथमिकता दें, उतना ही गांव को लेकर यह जरूरी है कि वे मौजूदा अपेक्षाओं और जरूरतों के आधार पर प्रगति करें। यह सही है कि गांव में संसाधन बढ़ रहे हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि वे उन अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं जो वहां रहने वाले लोगों की विशेषकर अपनी बुनियादी जरूरतों निहित हैं। ये पर्याप्त मानव बल जरूरी है। झारखंड में कोरोना से निपटने के लिए इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत हुए आवंटन में बची हुई राशि से स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाना सही है। राज्य में चिकित्सकों और कर्मियों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति के पर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत की भी बात हो रही है। अच्छी बात है। ये आप देखिए, AI के उपयोग में सावधानी। आजकल आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हर जगह हो रही है, तो इसमें जरूर एक सामान्य समझ अपनी जरूर रखिएगा। AI के उपयोग में सावधानी। वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI का व्यापक उपयोग हो रहा है, और स्वास्थ्य सेवाओं में रोगी की पहचान, उपचार योजनाओं और औषधियों के विकास में AI मदद कर रही है। इसके उपयोग से विभिन्न कला क्षेत्रों में अद्वितीय उत्कृष्ट कार्य संभव हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में AI महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। छात्रों को और अधिक स्पष्ट और सरल तरीके से समझने के लिए इसका उपयोग शिक्षा सामग्री को विकसित करने में किया जा रहा है, और सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। पर्यावरणीय समस्याओं के लिए समाधान खोजने में AI मददगार बन रही है। AI युक्त रोबोट जोखिमपूर्ण कार्यों को निष्पादित करके मानव जीवन को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। AI युक्त ड्रोन उच्च गुणवत्ता वाले निरीक्षण कार्यों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। AI युक्त मशीनों को लंबे समय तक काम में लगाया जा सकता है। सेना के जवानों की जगह AI युक्त रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। AI द्वारा लिए गए निर्णय पहले से ही एकत्र किए गए जानकारी और एल्गोरिथम कि एक निश्चित सेट द्वारा निर्धारित होते हैं। चूंकि यह तकनीक एकत्रित किए गए डाटा पर काम करती है, इसलिए इसमें जितना अधिक और अच्छा डाटा संग्रहित होगा, उतना ही कुशलता से सही परिणाम देने में सक्षम हो पाएगी। एकत्रित किया गया डाटा त्रुटि मुक्त होना चाहिए और इसमें मौजूदा कार्य के लिए प्रशासनिक जानकारी होनी चाहिए। AI के विकास से आने वाले दिनों में कई प्रकार की नौकरियों में बदलाव हो सकता है। यह तकनीक कुछ नौकरियों को अधिक अच्छे से करने की हमारी क्षमता बढ़ा सकती है, और वहीं कुछ नौकरियों को अनुपयुक्त भी बना सकती है, और इससे नई प्रकार की नौकरियां पैदा हो सकती हैं। इस तकनीक का विकास हमारे जीवन में अनेक संभावनाओं को तो जन्म देगा, लेकिन साथ ही हमें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के गलत उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाना बहुत जरूरी है। हमें उचित जानकारी और शिक्षा के साथ इसे समझने की जरूरत है। इसके लिए लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संभावित उपायों और उनके साथ जुड़ी हुई चुनौतियों के बारे में शिक्षित और जागरूक किया जाना चाहिए। AI तकनीक के विकास में सुरक्षा और नैतिकता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि इसका सही उपयोग हो सके। गलत उपयोग के मामले में सख्त कार्रवाई करने का विधान होना चाहिए। हर तकनीक के साथ अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों जुड़ी होती हैं, हमें उन्हें जिम्मेदारी पूर्वक
उपयोग की जरूरत होती है। यहाँ भी आप देखिए टिप्पणियाँ की जाती हैं। एक देश एक चुनाव की चुनौती की बात हो रही है ना। एक साथ चुनाव शीर्षक से विकास संपादकीय पड़ा है। यह सच है कि देश में हर समय चुनाव का मेला लगा रहने से आदर्श आचार संहिता के कारण नए विकास के कारण काम रफ्तार नहीं पकड़ पाते। इससे राजनीतिक दलों के खर्च पर नियंत्रण तथा चुनाव में काले धन खपाने जैसी समस्याओं पर भी लगाम नहीं लग पाती है। सरकारी विभागों के कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं और इससे आमजन को सरकारी विभागों में काम करवाने में परेशानी होती है। सरकार स्कूल के विद्यार्थियों की पढ़ाई भी इनके शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी लगने के कारण प्रभावित होती है। लेकिन एक देश एक चुनाव में कुछ चुनौतियां भी हैं। एक साथ चुनाव कराने से पहले चुनाव आयोग को इनसे पार पाना होगा। जैसे कि हमारे संविधान में 2 सदनों का प्रावधान है। हमारे यहाँ लोकसभा के लिए 5 वर्ष और राज्यसभा के लिए 2 वर्ष में चुनाव का प्रावधान है और बहुत से राज्यों में भी 2 सदन है। तो उसी की बात हो रही। एक बात आपको बता दूं, देखिए विधानसभा और लोकसभा की साथ कराने की बात हो रही है। विधानसभा लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा की बात नहीं हो रही है इसमें। कमजोर हुए रुपये की बढ़ती वैश्विक साख भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर नए आयाम स्थापित कर रही है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.2% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। विदेशी निवेश में वृद्धि उत्साहजनक है। विश्व की सभी रेटिंग एजेंसियों को अनुमान को धाता बताती हुई हमारी विकास दर नई ऊंचाइयां छू रहा है। वहीं कुछ माह से डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर होते हुए 83 रुपये के ऊपर है। और तो क्या डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रुपया वास्तव में चिंता का कारण भी है? बिल्कुल। डॉलर का प्रमुख प्रभुत्व एकाधिकार देखते हैं। तो आप देखते हैं कोविड ने बदले वैश्विक समीकरण भी। बीते वर्ष आर्थिक क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां भी रही हैं। रुपये का बढ़ता प्रभुत्व भी देखा जा रहा है। भारतीय मुद्रा की मजबूती के प्रमाण भी देखने को मिलेंगे आपको। सर्दी खांसी के फायदे खरी खरी तंज कसा जाता है। प्रतीक्षा इतिहास जाने की अयोध्या में जो हो रहा है। भूपेश के भरोसे पर भ्रष्टाचार की सेंध, ये आप सभी जानते हैं, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है। महंगे ब्याज से यात्री वाहनों की बिक्री पर असर संभव है। वाहन निर्माताओं ने कहा कि रेपो दर में कमी न होने से महंगा हो सकता है वाहन कर्ज। रेपो दर क्या है आज आप लोग बताइएगा। कई बार हम लोग इसके बारे में बात किए हुए हैं। घरेलू खपत बढ़ाने के लिए महंगाई में कमी लाना जरूरी है। इंडिया रेटिंग कह रहा है। भारत ओमान एफटीए में पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर शुल्क छूट पड़ा मुद्दा है। ये मुफ्त व्यापार समझौते की बातें हो रही हैं ना आजकल, उसी की बात हो रही है। 57,000 करोड़ रुपए घटा 6 कंपनियों का पूंजीकरण वित्त वर्ष में। वैश्विक स्मार्ट वॉच बिक्री 17% बढ़ने की उम्मीद है। 11 जनवरी को आएगी टीसीएस के वित्तीय नतीजे। ग्रीन बॉन्ड से 2,000 करोड़ जुटाएगी IIFCL। वर्ष 2023 के दौरान 1.3 अरब डॉलर रही बैंकरों की शुल्क आय। एनसीआर में बिना बिके घरों की संख्या 23% है। वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी आंकड़ों में 2.59 लाख करोड़ रुपए की विसंगति है रही है। बीते वर्ष मौत से जुड़े बीमा दावों की राशि घटी है। 41,457 करोड़ रुपए का वितरण किया जीवन बीमा कंपनियों ने मौत से जुड़े दावों के वित्त वर्ष 2022-23 में। और 60,821 करोड़ रुपए की राशि थी बीमा कंपनियों ने मौत से जुड़े दावों कोरोना से प्रभावित वर्ष 2021-22 में। ये पटना हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम में बेदखली के पारित ट्रिब्यूनल के आदेश को किया रद्द। माता पिता की संपत्ति पर किया कब्जा तो देना होगा मासिक किराया भरण पोषण। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं और आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब उथल पुथल मची हुई है। ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस घोटाले में भारत देशी महिला ने भी झूठे आरोप में काटी सजा। दोषपूर्ण आईटी सिस्टम की वजह से वित्तीय विसंगतियों पर हुई थी सजा। भारत सीमा मिश्रा ने कहा गर्भवती नहीं होती तो आत्महत्या कर लेती। देखिए झूठे यही रहता है, कई बार झूठे आरोप में लोगों को सजा काटनी पड़ जाती है। हज कॉन्फ्रेंस में शामिल होने सऊदी अरब पहुंची केंद्रीय मंत्री हमारी स्मृति ईरानी। श्रीलंका भारत के बीच जमीनी संपर्क है, विक्रम सिंघे कह रहे हैं। श्रीलंका देख लीजिए, पाक जनलमरू मन्नार की खाड़ी आप लोगों को यहां देखने को मिल जाएगी। चीन ने 5 अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।
कैपिटल हिंसा में जेल गए लोगों को रिहा किया जाए, ट्रंप कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट, दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लगातार काला धुआं उगल रहा है। आसपास कई किलोमीटर तक क्षेत्र तक राख फैल गई है। योग्याकार्ता के समीप जावा द्वीप के इस ज्वालामुखी की ऊंचाई 9,737 फीट है। डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी के प्रवक्ता के अनुसार फिलहाल नुकसान का अनुमान लगाना मुश्किल है। आसपास के लोगों को दूर जाने को कहा गया। ज्वालामुखी जो आप देखते हैं कि इससे निकलता है ना, उससे ज्वालामुखी में आप देखते हैं लावा कहते हैं, और उस क्षेत्र को ज्वालामुखी कहते हैं आप जहां से निकलता है। पृथ्वी का सेफ्टी वॉल भी कहते हैं इसे। ये आप देखेंगे खेल का क्षेत्र है, इसका भी देख लिया करिएगा, खिलाड़ी कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, क्या उपलब्धियां रही हैं। अपने 300वें मैच में चमकी पेरी सीरीज बराबर। दूसरे T20 में भारतीय महिला टीम को 6 विकेट से मिली हार। दीप्ति का ऑलराउंडर प्रदर्शन भी टीम को नहीं दिला सका जीत। निलंबित WFI के टूर्नामेंट को मान्यता नहीं है, खेल मंत्रालय कह रहा है। भारतीय कुश्ती संघ को महासंघ को निलंबित कर दिया गया ना, उतनी की बात हो रही है। रियल मैड्रिड अंतिम 16 में, नडाल चोट के कारण ऑस्ट्रेलियन ओपन से हटे। रिवाकीना बनी चैंपियन, दिमित्रो को 6 वर्ष में पहला खिताब मिला है। अटल सेतु का उद्घाटन 12 को करेंगे पीएम। महाराष्ट्र में उद्घाटन के लिए तैयार अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्यास सेवा सेतु 22 किलोमीटर लंबे सेतु पर वाहनों की आवाजाही शुरू होने के बाद मुंबई से नवी मुंबई का सफर केवल 20 मिनट में पूरा संभव हो जाएगा। इस परियोजना में 21,200 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को इसका उद्घाटन करेंगे। राम राज्य के स्वप्नदर्शी महात्मा गांधी, आज देश राममय है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी का उल्लेख तब अधिक प्रासंगिक हो जाता है जब राम राज्य की बात होती है। गांधी जी के पास भारतीय मुक्ति का एक महास्वप्न था, वह राम राज्य का स्वप्न था। लोगों के दिलों से जुड़ी चंद्रयान 3 की सफलता, इसरो प्रमुख कह रहे हैं हमारे। इसरो की स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइएगा। श्री महाकाल महालोक में खुला देश का पहला पौष्टिक एवं स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब प्रसादम। देखिए कहाँ की बात हो रही है, मध्य प्रदेश की। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। निकोटीन की लत से संबंधित मस्तिष्क रसायन की हुई पहचान। 1998 में आज ही विज्ञानियों ने चर पत्रिका में पहली बार निकोटीन की लत से संबंधित एक प्रमुख मस्तिष्क रसायन की पहचान की थी। निकोटीन की लत मस्तिष्क में एक न्यूरो ट्रांसमीटर रसायन डोपामाइन से संबंधित है। इससे धूमपान निश्चित दवाओं को उत्पादन की राह खुली। अमेरिका इतिहास में पहली और एकमात्र बार राष्ट्रीय रेड शून्य हुआ। 1835 में आज ही तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन ने भूमि बेचकर कर एकत्रित करके सार्वजनिक खर्च में कटौती करके पहली और एकमात्र बार राष्ट्रीय रेट को शून्य कर दिया था। इससे अमेरिका में सबसे खराब वित्तीय संकटों में से एक को जन्म दिया। हिंदी साहित्य को मोहन राकेश ने दी नई ऊंचाइयां। प्रसिद्ध साहित्यकार मोहन राकेश का जन्म 1925 में आज ही अमृतसर में हुआ था। पेशेवर जीवन की शुरुआत शिक्षक के रूप में की, साथ ही में ही साहित्य सृजन में भी रुचि लेने लगे। 1958 में प्रकाशित नाटक आषाढ़ का एक दिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मिस पाल आद्रा जानवर आदि कहानियां लिखकर नई कहानी आंदोलन के शीर्ष कथाकार के रूप में चर्चित हुए। आधे अधूरे लहरों से के राजहंस, अंडे के छिलके उनकी प्रसिद्ध रचना है। 3 जनवरी 1972 को निधन हुआ था इनका। व्हाइट डे परेड पर निकली झांकियां। एक कोलंबिया के पास्टो शहर में मिश्रित संस्कृतियों के ब्लैक एंड व्हाइट कार्निवल के दौरान रविवार को आप देखिए व्हाइट के डे परेड निकाली गई। इस विशाल पुतलों की झांकियां निकाली गई। इस कार्निवल की उत्पत्ति इंडियन अमेजोनियन उपशांत सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के मिश्रण ने यह जातीय विविधताएं दर्शाता है। वर्ष 2009 में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। यूनेस्को के बारे में भी हम हमेशा बात करते रहते हैं। आज आपको बताना यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। कार्बन डाइऑक्साइड बताएगी ग्रहों पर जीवन क्षमता। ग्रहों के वायुमंडल में CO2 की तुलनात्मक मात्रा ग्रहों पर जीवन की संभावना का बन सकता है पैमाना। समुद्र में कार्बन के घुलने से पृथ्वी बनी रहने योग्य है। इससे ग्रहों की सतह पर तरल पानी रखने की क्षमता मिलेगी जानकारी।
सुनने की क्षमता में कमी से बढ़ जाता है डिमेंशिया का खतरा। एक अनुसंधान कह रहा है नींद में सांस लेने के तरीके से प्रभावित होती हैं यादें। हाई बीपी से धमनी रोग के खतरे का खुला राज। धमनी की दीवार में मांसपेशियों की कोशिकाओं को फॉर्म कोशिकाओं में बदल देता है बढ़ा हुआ बीपी। यह कोशिकाएं धमनी को ब्लॉक करने में निभाती हैं महत्वपूर्ण भूमिका। कुत्ता खा गया लिफाफे में रखा $400, बस पीटर्सबर्ग की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए और आप लोग इंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मेरे लिए कोई भी सवाल है, सुझाव है तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।